अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज एक तो इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम खान ने एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब के हक में एक ट्वीट किया है, जिसके ऊपर काफ़ी रिएक्शन आ रहा है। इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे इंटरनेशनल मंजरनामे से जंतर मंतर में जो इस वक्त मसला बना हुआ है मोदी के लिए, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। और पाकिस्तान के रेफरेंस में भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। जब हम बैरूनी महाज की बात करते हैं तो उसके ऊपर भी बात होगी। डीजल की कीमतें बढ़ी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, इसके बाद अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब से थर्सडे को भी किसी की मुलाकात नहीं हुई। जो उनके पार्टी के लोग जाते हैं थर्सडे को भी, वो 6 लोग चले जाते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं होती। तो उनसे मुलाकातें टोटली बंद हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की पार्टी का आपको लाहेमल सामने आ ही चुका है कि वो 5 अगस्त को जलसा करेंगे और ऑनवर्ड्स कुछ प्लान कर रहे हैं कि कोई लॉन्ग मार्च वगैरह किया जाए। बहरहाल वो तो बाद की बात है। लेकिन इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम खान ने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने इमरान खान साहब के साथ जो मामला चल रहे हैं, उनकी कैद तन्हाई, उनके इलाज मुआवजे में जो रुकावटें हैं और उनकी जो सहूलियात उन्हें नहीं मिल रही हैं, उसके ऊपर उन्होंने आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा है कि तकरीबन 1100 दिन हो चुके हैं कि मेरे वालिद कैद तन्हाई में हैं और उनको एक छोटे से सेल में बंद कर रखा है। उनकी जो सहूलतें उन्हें नहीं मिल रही, उनकी फैमिली, उनके लॉयर्स से उनकी मुलाकातें बंद हैं और हम खुद जो उनके बेटे हैं उनसे बात नहीं कर पाए। मार्च में इमरान खान साहब से लास्ट टाइम उनकी बात हुई थी और उसके बाद अब कई महीने हो चुके हैं, इमरान खान साहब से बेटों की बात भी नहीं करवाई गई। तो कासिम खान लिखते हैं कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वो अपने वालिद को इस तरह की सिचुएशन में देख रहे हैं। और साथ ही वो कहते हैं कि पिछले दिनों उन्होंने बहुत ज़्यादा मिस किया अपने वालिद को एक फ़ादर की तरह, क्योंकि जहाँ वो एक बहुत बड़े लीडर हैं और कौम को उनकी ज़रूरत है। और वो ये कहते हैं कि कौम को चाहिए, कौम ज़ाहिर है एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहती है, ये जो एक काबिज़ रजीम है उससे निजात चाहती है। तो वहीं अगर हम एज़ फादर भी अपनी बात करें तो हमें अपने बाप को भी हमें अपने बाप की भी ज़रूरत है, क्योंकि हम कोई बुक्स पढ़ते हैं, हम कोई मूवी कौन सी देखनी चाहिए जो क्रिकेट के ऊपर उनकी गुफ्तगू है, जैसे आप कोई भी रिलेट कर सकता है, यानी कि जो भी एक बाप बेटे का रिश्ता होता है। तो ज़ाहिर है वो इस चीज़ को भी मिस कर रहे हैं कि उनका वालिद अपनी कौम के लिए जेल में पड़ा है और उसकी वजह से वो अपने बच्चों से भी दूर है। तो कासिम खान ने ये एक इमोशनल ट्वीट की है। उसके ऊपर ज़ाहिर है काफ़ी रिएक्शन भी आ रहा है, लोग उसको रीपोस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन मैं वैसे ये समझती हूँ, मुझे थोड़ी हैरानी भी होती है इस मामले पर कि कासिम और सुलेमान की तरफ से जितना फ्रीक्वेंट हो सकता है कि वो ट्वीट्स करें या बात करें, काफ़ी गैप के बाद उनकी ये ट्वीट सामने आई है। तो ये तो दुरुस्त है कि ज़ाहिर है वो उससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के मामले पर बात हो, यूरोपीय यूनियन में इंसानी हुकूक की बात हो, या जो उन्होंने अमेरिका में भी आम लोगों से जाके मुलाकातें करके कोशिश की कि इस सिलसिले में कुछ किरदार अदा कर सकें। तो ये उन्होंने कोशिशें की हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चूँकि इंटरनेशनल जो मफादात हैं वो कुछ और ही हालात हैं, जिसकी वजह से उनकी इन कोशिशों में कोई ख़ास पजीराई नहीं हो सकी। लेकिन अदरवाइज़ भी वो काफ़ी अरसे के बाद ही ट्विटर पे कोई ट्वीट करते हैं और कोई उनकी तरफ से आवाज़ उठाई जाती है। उनका जो पाकिस्तान आने का प्लान था वो भी अभी फ़िलहाल आगे नहीं बढ़ सका, उनको वीज़े नहीं लगा के दिए गए और अभी वो मामला भी वहीं पे रुक गया, जो पिछले साल काफ़ी आखिर में जिसके ऊपर गुफ्तगू होती रही थी कि शायद वो आए, लेकिन वो नहीं आए। तो बहरहाल बस इसी तरह के मामलात हैं और इमरान खान साहब के लिए अभी तक मामलात उसी तरह चल रहे हैं। दूसरी तरफ ये एक अहम मामला है कि पाकिस्तान में जो हालात हैं वो खुद ब खुद इस तरह बन रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि आगे वाले दिन जो हैं हमारे लिए किस तरह मुश्किलात ही शायद लेकर आएँ। क्योंकि अभी हम देख क्या रहे हैं कि इधर सऊदी अरेबिया के साथ अमेरिका की एक न्यूक्लियर डील हो रही है और अब वाइट हाउस की तर्जुमान के मुताबिक ये डील तकरीबन बहुत क्लोज़ है कि ये जल्द ही किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगी। और उसके बाद वो ये भी कहती हैं कि इस बात का भी कभी इम्कान है कि इस डील के साथ ही अगर मुस्बत पेशरफ्त आगे बढ़ती रही तो सऊदी अरेबिया अब्राहम अकॉर्ड को भी तस्लीम कर लेगा। अब अब्राहम अकॉर्ड को अगर सऊदी अरेबिया तस्लीम करता है तो ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान भी उसकी तरफ सोचे या उसको कहा जाए कि भाई आप भी इसकी तरफ अपना रुजू करें।
क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक इजराइल को तस्लीम नहीं किया और पाकिस्तान अमन बोर्ड का हिस्सा ज़रूर बना, लेकिन अब्राहम अकॉर्ड को पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान जो है वो यकीनी तौर पर सऊदी अरेबिया की तरफ भी देखता है इस मामले पर, और सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा होता है। तो ये दोनों ममालिक इन मामलात में अपने यूँ आप कह सकते हैं कि मुशावरत भी करते हैं और उसी हिसाब से इनका एक दूसरे के साथ एक इन्फ्लुएंस भी है। अब देखना यह है कि अगर अमेरिका के साथ सऊदी अरेबिया एक न्यूक्लियर डील कर लेता है तो क्या वाकई वो अब्राहम अकॉर्ड भी तस्लीम करेगा, और अगर करेगा तो क्या वो पाकिस्तान को भी कन्विंस करेगा कि वो भी इसकी तरफ आगे बढ़े। तो ये एक बहुत अहम सवाल है। दूसरी तरफ जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि कल के जो व्लॉग था उसमें भी मैंने ये बात की थी कि हौसी बागियों को पाकिस्तान ने एक बड़ा स्ट्रिक्ट पैगाम दिया है, और अगर उनकी तरफ से इसी तरह पाकिस्तान के जो शिप्स हैं उनके ऊपर भी अटैक्स होते हैं गुजरते हुए, या कोई इस तरह के मामलात बनते हैं कि सऊदी अरेबिया के ऊपर वो अटैक करते हैं, तो फिर पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी, ये एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। अच्छा, अब जहाँ ये सब हो रहा है वहीं पर आपको पता है कि बलूचिस्तान के क्या हालात हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो सिक्योरिटी से रिलेटेड उमूर हैं उसके ऊपर सिक्योरिटी ज़राए की अहम खबरें भी आज जारी की गई हैं मीडिया को। एक अहम इजलास में ये खबर मिली है कि ये बातें हुई हैं और सिक्योरिटी ज़राए के तवस्सुत से ये खबरें जो हैं वो शामिल की जा रही हैं, और प्रोबेबली फील्ड मार्शल साहब की गुफ्तगू है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का फ़ख्र है और बलूचिस्तान बिल्कुल हमारे साथ यूनाइटेड है, और उनका ये कहना है कि हम किसी सूरत भी बलूचिस्तान के ऊपर सरेंडर नहीं कर सकते, ना ऐसी कोई सोच है। हम तो हर कोने में जहाँ पाकिस्तान के अमन को ख़तरा होगा हर जगह से हम सफाया करेंगे। और इसके साथ जो उन्होंने एक और बहुत अहम स्टेटमेंट दिया वो ये था कि छोटे यूनिट्स जो हैं वो बड़े ज़रूरी हैं सिक्योरिटी के हिसाब से भी और इंतज़ामी मामलात के हिसाब से भी। जो छोटे यूनिट्स हैं वो होने चाहिए, यानी मज़ीद सूबे बनने चाहिए। तो ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट जो है वो उनकी तरफ से उधर से स्टेटमेंट सामने आई है। पहले भी हम ये देख चुके हैं कि ये नए सूबों की बात, और 28वीं तरमीम में भी नए सूबों की बात, और कुछ और ऐसे हल्के भी मुतहरिक हुए थे नए सूबों को लेकर के। लेकिन अब सिक्योरिटी ज़राए की ख़बरों में आने वाली ख़बरों से ये ख़बर जो है वो सामने आ रही है कि जी नए सूबे बनने चाहिए। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान में मज़ीद सूबे बनते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी की सियासत क्या होगी, जो कि समझती है कि कराची को अलग सूबा नहीं होना चाहिए। फिर नून लीग की सियासत क्या होगी, जो अभी तक जनूबी पंजाब को एक अलग सूबा बनाने के हवाले से कोई वाज़े नहीं है। फिर यहाँ पर MQM की सोच क्या होगी, और फिर सारी जो जमातें हैं क्या वो एक कंसेंसस पर आ सकेंगी, क्योंकि जब हम सूबों की बात करते हैं तो इसमें मुख्तलिफ़ जमातों के मुख्तलिफ बहरहाल स्टेक्स भी हैं, और ये वो क्रिटिकल पॉइंट है जिसको अभी तक पीपल्स पार्टी ने अवॉइड कर लिया है। 2-3 मामलात पर पीपल्स पार्टी ने बहरहाल कहीं ना कहीं रेजिस्ट किया। एक तो जो नहरों का मामला था, फिर उसके बाद आपने देखा कि सूबों का मामला, 18वीं तरमीम पर जो उनके ऊपर दबाव था उसको भी उन्होंने समहाउ आगे कुछ ना कुछ पोस्टपोन किया है। मतलब कुछ हिस्सा वो सूबों का देने पर रजामंद तो हो गए, लेकिन 18वीं तरमीम के ज़रिए जो इख्तियारात सूबों को मिले थे उसको बहरहाल उन्होंने रोल बैक होने से रेजिस्ट किया। और इसी तरह BISP के ऊपर भी उन्होंने रेजिस्ट किया। तो कुछ चीज़ों पे उन्होंने रेजिस्ट किया, लेकिन उसके बाद अब क्या फर्दर वो टाइम तो निकल गया। अब आगे अगर मज़ीद दबाव आता है तो क्या वो फिर उतना ही रेजिस्ट कर पाएंगे, ये एक अहम सवाल है। और अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर वो अकेले कैसे वहाँ पे खड़े होंगे। फिर डेफिनेटली उनको देखना पड़ेगा कि PTI क्या कह रही है, JUIF क्या कह रही है, क्योंकि अकेले तो वो इस मामले पर फिर नहीं स्टैंड ले सकेंगे। क्योंकि PMLN को तो आप छोड़ दें, PMLN का तो ये हाल है कि अगर वो अभी इस वक्त कहें कि जनाब आप सारा दिन धूप में खड़े रहें, तो उनके सारे लीडर्स जो हैं वो धूप में खड़े रहेंगे। तो उन्होंने तो मतलब टोटली अपने जहन से ये बात ही निकाल दी है ना कि वो कोई सियासी जमात हैं, या उनका कोई सियासी नज़रिया भी था, या वो कोई अवाम के नुमाइंदे हैं, या उन्हें कभी दोबारा अवाम में जाना है। तो वो तो टोटली इस सारी बहस से ही अपने आप को निकाल बैठे हैं। उन्होंने सोच लिया है कि उन्होंने सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के जूतों में बैठकर, बूटों के तस्मों के साथ लटक कर ही अब जितना अरसा इक़्तिदार में रहना है सो रहना है। तो उनका तो अब उनके तो ये मसाइल ही नहीं है ना। उनको तो ये कहें कि 4 बनाओ, 10 बनाओ, 20 बनाओ, ताहयात ये कर दो, ताहयात वो कर दो, वो तो मतलब अब मैं क्या ही लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, लेकिन वो उस तरह से वो कर रहे हैं। तो उनको तो आप एक तरफ रख दें।
पीपल्स पार्टी अगर स्टैंड लेती है तो वो देखेगी कि उसको बाकी जमातें किस हद तक सपोर्ट करती हैं। अब जहाँ पीटीआई ये बात कर रही है कि हम एहतजाज के मामले पर मौलाना से बात करेंगे, मुझे नहीं लगता कि मौलाना एहतजाज में इनके साथ शामिल होंगे। मौलाना ने जितना शोर मचाना था मेरा ख्याल है उन्होंने कर ली है गुफ्तगू, आगे अब उनको भी कोई कुछ नहीं कह रहा और वो भी किसी को शायद कुछ नहीं कह रहे। तो मुझे नहीं लग रहा है कि मौलाना जो है वो बिला वजह कोई अपने गले में मज़ीद कोई मुसीबत डालेंगे। पीटीआई को अपना बोझ खुद उठाना है। कल सलमान अकरम रजा साहब ने ये बात की भी है कि कोई और इसमें शामिल हो या ना हो, कोई और इससे मुत्तफिक हो या ना हो, अब हमने सड़कों पर आना है और भरपूर तरीके से आना है। तो देखते हैं जी, उनकी ये बातें सिर्फ बातें हैं या वो सर्टनली इसके ऊपर कोई अब प्रैक्टिकली अमल भी करते हुए नज़र आएंगे। अच्छा जी, अगर हम इस हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात करें दूसरी तरफ, तो ये भी एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। आज फ़ारूक सलीम साहब ने कुछ फिगर्स शेयर किए हुए थे तो मैं उस पर गौर कर रही थी। आप हैरान होंगे सुन के कि पिछले एक वीक में पाकिस्तान में जो डीज़ल की प्राइस है वो 16% बढ़ चुकी है। 16% बढ़ चुकी है डीज़ल की प्राइस पाकिस्तान में एक हफ्ते के दौरान। तकरीबन 54 या 57 रुपये बनते हैं। और इसी तरह पेट्रोल की प्राइस में भी खातिर खा इजाफा हुआ है। लेकिन अगर आप यही जो मामला है अपने इर्द गिर्द के दीगर ममालिक में देखें तो वहाँ पर सिवाय अफ़गानिस्तान के जहाँ पे डीज़ल की प्राइस में मामूली सा शायद 1.6% मामूली सा इजाफा हुआ है, बाकी किसी मुल्क में यानी इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में किसी जगह कोई इजाफा नहीं हुआ पिछले एक हफ्ते के दौरान। 0% उनका इस वक्त जो है वो इजाफा हमें नज़र आ रहा है अगर पिछले एक हफ़्ते की बात करें। अब सवाल ये है कि अगर आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ती है, अगर आप कहते हैं कि जी चूँकि जंग की वजह से उसके असरात पड़ते हैं बाकी, तो वो सारा असर जो है वो आ जाकर सारा का सारा असर हमारे ऊपर ही पड़ता है, वो उन ममालिक में नहीं पड़ता। तो वो ममालिक कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? उन ममालिक ने क्यों नहीं तेल की कीमतें बढ़ाई? मैं तो आज एक जगह ये भी पढ़ रही थी कि भारत में तो पिछले 4 सालों के अंदर कोई मुश्किल से कोई 2 रुपए का जो है पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे मुल्क में 4 साल से अब तक ऑलमोस्ट 80% इजाफा, बल्कि शायद उससे ज़्यादा इजाफा हो चुका है, और भारत में 2 रुपए का इजाफा हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वहाँ पर कितनी मुश्किल से उनकी कीमत बढ़ाई जाती है। चाहे वो बिजली हो, बिजली तो बहुत सारी जगहों पर आप देखें तो वहाँ पे कोशिश उनकी ये होती है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में तो वो बिजली फ्री दे रहे होते हैं। और आप पेट्रोल प्राइस देखें तो उन्होंने किस तरह से मेंटेन रखी है, हालांकि एक क्राइसिस था और उनके तो जहाज़ों को इजाज़त भी नहीं थी गुजरने की उस तरह से। पाकिस्तान को तो ये भी फेवर मिला हुआ था कि कोई ऐसी रुकावट नहीं थी। तो इन तमाम चीज़ों के साथ आपको फ़र्क सिर्फ यही नज़र आता है कि एक ही फ़र्क है जी, हुकूमतों का फ़र्क है, बदनीयती का फ़र्क है, और कोई फ़र्क नहीं है। वरना वो भी उसी मंडी से तेल ख़रीदते हैं, वो भी उसी प्राइस पे तेल ख़रीदते हैं, वो भी इसी ख़ित्ते में तेल बेचते हैं। और अफ़गानिस्तान की तो हालत ये है कि वहाँ पे तो कोई रिफ़ाइनरी भी नहीं है। डीज़ल का तो हम अपना जो रिफ़ाइनरी का काम है वो खुद करते हैं, वहाँ पे तो कोई रिफ़ाइनरी भी नहीं है। इसके बावजूद भी वो लोग उस तरह से जो प्राइस है वो लोगों तक नहीं आगे बढ़ा रहे। तो हमारे मुल्क में क्या तकलीफ़ हुई पड़ी है? हम हर रोज़ की बुनियाद पर ज़हनी मरीज़ बना के रख दिया है हमारे अवाम को कि हर रोज़ आप ये सोच रहे हैं कि यार अब कितनी बढ़ेगी, अब कितनी बढ़ेगी। कल फिर 6 रुपये बढ़ा के आपने फिर बम मार दिया अवाम को। तो मतलब है कि ये किधर जाके बात रुकेगी? और फिर ये कि जो पेट्रोल प्राइस बढ़ गई है सो बढ़ गई है। आज तो ये सूरत हाल थी कि कहीं मिल भी नहीं रहा था पेट्रोल। मियाँ वाली में भी कई सारे जो पेट्रोल पंप थे वो बंद थे, पेशावर में बंद थे और कई जगहों पे बंद थे। तो ये भी एक बड़ा मसला है कि पेट्रोल के जो पंप मालिकान हैं, डीलर्स हैं, वो अपनी मर्जी चला रहे हैं। मिले या ना मिले आपको ये भी गारंटी नहीं है कि इतना महंगा तो मिल ही रहा है। अगर मिले भीगा कि नहीं मिलेगा, आप घर से बाहर निकलते हैं उसका भी कोई पता नहीं है। तो ये वाली जो सूरत हाल है वो हो चुकी है। टोटल आपको मिसमैनेजमेंट और गवर्नेंस की एक इनकॉम्पिटेंस नज़र आती है इस हुकूमत की। चाहे वो गंदम को आप ले लें, चाहे आप पेट्रोल को ले लें, चाहे आप कोई भी बेसिक कमोडिटी ले लें, कि जहाँ पर ये हुकूमत जो है वो कोई 1 रुपए का परफॉर्म करने के काबिल हो। तो ये इस बोझ को, इस सियासी लाश को, इस गधों के टोले को कब तक इस तरीके से घसीटना है और चलाना है कि 25 करोड़ लोगों का आपने गला दबाना है? कोई मुझे समझ नहीं आ रही कि इस सिस्टम के करता धरता क्या चाहते हैं, कितना इस सिस्टम को घसीटना है आपको, क्या और आपको मज़ीद इनसे अभी देखना बाकी है। यही हाल जो है इंडिया की सिचुएशन की तरफ अगर लेके चलें तो वहाँ पर तो लोगों की बस हुई है तो लोग तो सड़कों पर हैं। जनरेशन जी ने अच्छा खासा
तिगनी का नाच नचा दिया है। जंतर मंतर पे जो है वो इस वक्त जो मंत्र पढ़े जा रहे हैं वो नरेंद्र मोदी को तो मेरा ख्याल है सुनेंगे तो उनके कानों से धुएं ही निकलेंगे। अभी तक उनकी डिमांड यही है कि वज़ीर तालीम मुस्ताफ़ी हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर इसको आपने ज़्यादा हमें तकलीफ़ पहुंचाई तो फिर हम इसको आपके इस्तीफ़े यानी नरेंद्र मोदी के इस्तीफ़े तक ले जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट ज़रूर किया है, उन्होंने कहा जी हमें बड़ा एहसास है अपने न्यू जनरेशन का, फ्यूचर का, तो लिहाजा हम बिल्कुल इंश्योर करते हैं कि ये जो पेपर लीक हुआ था जहाँ से ये सारी तहरीक उठी, उस पेपर लीक के मामले पे हम इन्वेस्टिगेशन भी कराएंगे और करार वाकई सज़ा भी देंगे। तो बस उन्होंने ऐसी एक तिफिल तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन भाई वो तसल्लियों में नहीं आ रहे। अब वो जो क्राउड है वो बहुत बड़ा हो चुका है। अगर आप उसके विजुअल्स देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि तादाद बहुत ज़्यादा है मुज़ाहिरीन की। और उसके बाद अभी तक जो मैं वैसे ये हैरान हूँ कि आखिर वज़ीर तालीम ऐसा कौन सा अहम शख्स है या नरेंद्र मोदी के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि एक उस वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े के पीछे नरेंद्र मोदी अपने ख़िलाफ़ एक महाज खड़ा करता ही चला जा रहा है, बेवकूफ़ों की तरह अपनी ही गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इतनी वो जो है वो आप कह लें कि प्रोवोक कर रहे हैं एहतजाज को एक तरह से। भाई आप ले लें इस्तीफ़ा और बात ख़त्म हो ताकि, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह ताला यानी कि वो क्या मशहूर बात है ना कि लठ नहीं मारता वो मत मार देता है। तो जब आपकी जवाल का टाइम शुरू होता है ना तो फिर आप ऐसी ही बेवकूफ़ाना हरकत कर रहे होते हैं कि जो एक मामला आप आसानी से हल कर सकते हैं आप वो भी बिला वजह अपने लिए एक बहुत बड़े महाज और क्राइसिस की सूरत में ढाल लेते हैं। और यही सूरत हाल में नरेंद्र मोदी के मामले पर नज़र आ रही है। मालूम नहीं कि ये इशू कहाँ तक जाके रुकेगा और कहाँ रिलीज़ होगा, लेकिन विजुअल्स जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और मज़े की बात ये कि मैं तो पाकिस्तान के जाली दानिश्वरों को देख के हैरान हो रही हूँ कि जिनको पाकिस्तान में पिछले 4 सालों से होने वाला जुल्म नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि ये जो जुल्म है ये तो बस पीटीआई के साथ हो रहा है और पीटीआई के साथ तो गलत हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि ये तमाम वो जाली दानिश्वर थे जो सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला थे। इन्हें कोई जमहूरी रिवायात का मसला नहीं था, कोई इनको जमहूरियत की तकलीफ़ नहीं थी, कोई इनको मसला ये नहीं था कि मुल्क में जो है वो किसी तरह की इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए या कोई जमहूरियत फैलनी फूलनी चाहिए या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। वो हमें आज पता चलता है कि भाई उनको कोई सिविल सुप्रीमेसी से प्यार नहीं था, उन्हें किसी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए से प्यार नहीं था, उन्हें सिर्फ बुग़्ज़ इमरान था, क्योंकि अब सब कुछ उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो मैग्नीट्यूड के साथ नज़र आता है। लेकिन अब उनको वो तकलीफ़ हमें दिखाई नहीं देती है कि उनको वो तकलीफ़ हो। अब वो बड़े आराम से बैठे हुए हैं कि भाई ठीक है कोई मसला नहीं है, अपनी फेवरेट पार्टी जो है वो इक़्तिदार में है, मुखालिफ पार्टी जो पसंद नहीं थी उसको फेंटा लग रहा है, तो उसमें इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हों, उसमें जमहूरियत का गला दबाया गया हो, उसमें कोई आज़ादी इज़हार राय बिल्कुल शिकंजे में जकड़ा गया हो, चाहे उसमें इंसानी हुकूक कहीं मरखप गए हों, उन्हें अब इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पहले 4 साल बिल्कुल अंधे और गूंगे बन के बैठे हुए थे, जैसे उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ उनकी यानी कहने से वो कासिर हों। अब जब डंडे पड़े हैं जनरेशन जी को इंडिया में, तो अचानक से उनके अंदर वो दोबारा जमहूरी रिवायात जो है वो पनपने लगी हैं और वो फिर से उछल उछल के कहने लगे हैं कि देखें हाय हाय डंडा पड़ गया, हाय हाय ये देखें वहाँ पे इंडिया में क्या हो गया। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। ऐसा नहीं है कि हमें इंडिया में बच्चों को डंडे पड़ते देख के खुशी हो रही है, हम तो शुरू से इस बात को कंडेम कर रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए रही थी कि ये वो बददियानत दानिश्वर हैं हमारे कि जिनको 4 साल के अंदर जो ख़वातीन के साथ यहाँ पे सुलूक हुआ, जिस तरह से उन्हें घसीटा गया, इन्हें वो ख़वातीन नज़र नहीं आई, बच्चों को मारा पीटा गया, इन्हें वो बच्चे नज़र नहीं आए, बल्कि ये मजाक उड़ाते रहे कि ये लाएंगे इनकलाब, ये तो 4 डंडे नहीं खा सके। और फिर इनको वो बूढ़े बुजुर्ग लोग नज़र नहीं आए जो जेलों में पड़े हुए हैं, जो बीमार हैं, जिनको अस्पताल की सहूलतें नहीं दी जा रही, इनको अरशद शहीद की लाश नज़र नहीं आई, इनको इमरान रियाज का लापता होना और उसका जिस अंदाज से वो बेचारा वापस आए वो इन्हें नज़र नहीं आया। फिर इनको सैकड़ों अपने ऐसे जो मीडिया वर्कर्स थे जिनको नौकरियों से निकाला गया, जिन पे मुकदमात बने, इनको वो नज़र नहीं आए। इनको कोई अदलिया की जो बेगौरो कफन लाश थी वो नज़र नहीं आई। ये वो जाली दानिश्वर थे कि जो हम ख्याल बेंचेस पे गले फाड़ फाड़ के 4-4 घंटे प्रोग्राम करते थे, 3-4 की बहसें करते थे,
क्यों पसंद का बेंच बन गया, इस बात के ऊपर ये कपड़े फाड़ लिया करते थे। आज पूरी की पूरी अदलिया दफन हो गई है, लेकिन आज आप इनके मुंह से चू नहीं सुनेंगे। और अगर इनके मुंह से आज कोई चू निकली है तो वो कब निकली है, जब इंडिया की जनरेशन जी को डंडे पड़े हैं, तो फिर इनको एहसास हुआ कि ओहो डंडा पड़ गया। इधर अपनी जनरेशन के सरों में गोलियां मार दी गई और इनके मुंह से आपने एक लफ्ज़ नहीं सुना। ये हैं आपके जाली दानिश्वर। मुझे एक नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं, आपको खुद अच्छे से पता है कि ये तमाम मुनाफिक और जाली दानिश्वर कौन से हैं। तो बहरहाल इंडिया में तो अल्लाह करे कि जनरेशन जी अपने मकसद में कामयाब हो और किसी भी मुल्क का फ्यूचर हो, हम तो चाहते हैं जी ब्राइट हो। और वहाँ के जो लोग हैं जनरेशन जी, उनकी जो है वो हर मामले में ये जो एक तासुब की सियासत हम इंडिया में देखते हैं, नफ़रत की चीज़ें देखते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट भी, अदरवाइज़ भी, अल्लाह करे कि उनकी जो आगे की नस्ल है वो इन चीज़ों से, इस नफ़रत से निकल सके। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि इसने पोल कैसे हमारे यहाँ लोगों के खोले। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।